नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और यह करंट अफेयर की तीसरी टेस्ट सीरीज है मित्रों। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश करंट अफेयर की सीरीज चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और यह तीसरी टेस्ट सीरीज है। तो जो लोग गंभीर हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के प्रति, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के प्रति, वह लोग हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़ जाएं। आप लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से कई सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, कई सारे वीडियो, कई सारे मटेरियल आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। देखिए मित्रों, पीसीएस पाठशाला असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो लोग तैयारी कर सकते हैं। यूपीएचएससी 51 में जो वैकेंसी निकली हुई है और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में जो वैकेंसी निकली हुई है, इसके लिए तैयारी लगातार पीसीएस पाठशाला करा रहा है। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। अगर आप यूपीएचएससी 51 की तैयारी करना चाहते हैं, जीके का पेपर 1 का, और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्स है, 999 रुपया इसकी प्राइस है। जो लोग करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी शो हो रहा है, ऊपर भी है। ठीक है, आइए करंट अफेयर की सुपर टेस्ट सीरीज संख्या 3, ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। और यह जो करंट अफेयर की सीरीज है यह बाकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह जो करंट अफेयर की सीरीज मैं दे रहा हूँ यह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दे रहा हूँ। लेकिन अगर अन्य परीक्षा है तो उसके लिए भी यह करंट अफेयर की सीरीज उतनी ही लाभकारी रहेगी। तो यूपीएचएससी 51 और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करंट अफेयर की सीरीज है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के नए सीएफओ कौन बने हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज के नए सीएफओ कौन नियुक्त हुए हैं? चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन नियुक्त हुए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के? देखिए, पीसीएस पाठशाला एकदम खंगाल का प्रश्न लाता है आप लोगों के लिए, और पूरी तरह से चुनिंदा प्रश्न होते हैं जो परीक्षा में आने की अपार संभावनाएं होती हैं। वह सारे प्रश्न पीसीएस पाठशाला आपको देता है। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नए सीएफओ कौन बने हैं, मतलब चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन बने हैं? क्या मुकेश अंबानी बने हैं, या आलोक अग्रवाल बने हैं, श्रीकांत वेंकटचारी बने हैं, या पराग अग्रवाल बने हैं? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो नए सीएफओ बने हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, वो बने हैं श्रीकांत वेंकटचारी। ठीक है, आइए देखते हैं व्याख्या। इसका व्याख्या जबरदस्त होता है। हाल ही में श्रीकांत वेंकटचारी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुख्य वित्तीय अधिकारी मतलब चीफ फाइनेंस ऑफिसर के रूप में चुना है। इससे पहले इस पद पर कौन थे? इससे पहले इस पद पर आलोक अग्रवाल जी थे। अब आलोक अग्रवाल जी का क्या है? वह कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है आलोक अग्रवाल जी को। प्रश्न संख्या 22 देखिएगा। हाल ही में किस संस्थान ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है? बहुत ही चुनिंदा प्रश्न आप लोगों के लिए, यह ध्यान रखिएगा। दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है किस संस्थान ने? और यह जो उपकरण है बहुत ही सरल है, बहुत ही कम समय में दूध में कितनी मिलावट है, ठीक है, वह पता लग सकता है। क्या उसमें यूरिया मिलाया गया है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाया गया है, क्या मिलाया गया है, क्या नहीं मिलाया गया है, यह उपकरण पता लगा लेगा। यह उपकरण कौन सा है? किस संस्थान ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी रुड़की ने, आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश ने और आईआईटी दिल्ली ने। तो यह दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक कम लागत वाले पोर्टेबल 3D पेपर आधारित डिवाइस तैयार किया है जो दूध में मिल्क का पता केवल 30 सेकंड में लगाएगा। ये केवल 30 सेकंड में दूध में मिल्क का पता लगा लेगा, 30 सेकंड में। इसके लिए किसी लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है, मतलब किसी लैब में जाने की जरूरत नहीं होती है इसके लिए। और यह बताया ना, यह पोर्टेबल 3D पेपर आधारित डिवाइस है, बहुत छोटी सी डिवाइस है। इसमें दूध में कितना क्या है, पानी है या फिर क्या मिलाया गया है, ठीक है, डिटर्जेंट मिला देते हैं आजकल लोग, ठीक है, तो कई सारे लोग पकड़े जाते हैं। तो इसमें केवल 30 सेकंड में यह जो डिवाइस है पता लगा लेगा। इस नई तकनीक का उपयोग घर पर भी किया जा सकता है और मिलावट के परीक्षण के लिए केवल 1 मिलीलीटर दूध की जरूरत होगी। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर होता है ना, तो सिर्फ 1 मिलीलीटर दूध की जरूरत होती है, ठीक है। यह डिवाइस किसी भी लिक्विड में घुले डिटर्जेंट, देखिए आमतौर पर दूध में क्या मिलाते हैं लोग, डिटर्जेंट, साबुन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यूरिया, स्टार्च आदि, नमक, सोडियम,
हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब जो मिलावट करने वाले होते हैं दूध में, इन सब तत्वों का मिलावट करते हैं, ठीक है, जो बहुत हानिकारक होता है स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो यह IIT मद्रास का खेल है। IIT मद्रास ने इस डिवाइस को क्या किया है, बनाया है। और IIT मद्रास के इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर पल्लव सिन्हा महापात्रा ने इसको विकसित किया है। प्रश्न 23 देखिएगा, हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक, ये गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में है ना। हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने, कृष्ण प्रकाश जी, बिमल कपूर, सजन प्रकाश या बी गोपकर। तो वो है कृष्ण प्रकाश। कृष्ण प्रकाश वह व्यक्ति हैं जो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरे हैं पानी में, आप समझ सकते हैं, ठीक है। लगभग 5 घंटा इनको लगा है तैरने में। और यह जो है, यह आपका IPS अधिकारी हैं। अब इनके बारे में विस्तार से देखते हैं, विस्तार से व्याख्या में। तो देखिए, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और महाराष्ट्र पुलिस के स्पेशल IG कृष्ण प्रकाश गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। आयरन मैन टाइटल के नाम से मशहूर IPS अफसर कृष्ण प्रसाद ने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में जानकारी खुद अपने ट्विटर हैंडल से दिया, ठीक है। और यह आप देख सकते हैं, लगभग 5 घंटा इनको समय लगा है पूरा तैरने में। और इन्होंने कितनी दूरी तय की है? 5 घंटा 26 मिनट का समय लगा है। इन्होंने दूरी तय की है 16.2 किलोमीटर की दूरी लगभग इन्होंने तय किया है। प्रश्न 24 देखिएगा, प्रश्न संख्या 24, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है? न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा किया है किस देश के प्रधानमंत्री ने? उस देश में देशव्यापी विरोध हुआ था। क्या चीन के प्रधानमंत्री थे, या इजराइल के थे, या रूस के थे, या पाकिस्तान के थे? तो वह प्रधानमंत्री थे इजराइल के, नेतन्याहू। और उनके देश में उनके किसी कार्य का विरोध हुआ था, देशव्यापी विरोध हुआ था। उसके बाद उन्होंने क्या किया? न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की। तो ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रव्यापी विरोध बाद अगले सत्र तक नियोजित न्यायपालिका सुधार को स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की। वह न्यायपालिका में सुधार चाहते थे, उसके लिए अध्यादेश लाए थे, नियम लाए थे, जिसका विरोध हो रहा था पूरे देश में। तो अंततः उन्होंने क्या किया? इसका उन्होंने खींच लिया, ठीक है। श्री नेतन्याहू ने योजना के खिलाफ 2 दिनों के बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद घोषणा किया कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित अपने संबोधन में इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह विवादास्पद सुधार पर फैसले के लिए खुद को और अपने राजनीतिक विरोधियों को समय देना चाहते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है? इजराइल के राष्ट्रपति हैं आइजैक हर्जोग, ठीक है। तो आइजैक हर्जोग ने क्या किया है? नेतन्याहू की इस पहल का स्वागत किया है। प्रश्न संख्या 25 देखिएगा, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटीसेप्टिक मिसाइल दागी है? कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटीसेप्टिक मिसाइल दागी है किस देश ने? कृत्रिम लक्ष्य मतलब एक लक्ष्य बना लेना कि यहाँ पर हमें मिसाइल दागनी है, ठीक है। मतलब कोई युद्ध नहीं हो रहा है, पहले से टारगेट करना कि जैसे मान लीजिए कोई ड्रोन जा रहा है, ड्रोन पर टारगेट करके कि हम जैसे उस समय अगर युद्ध हो जाता है तो हम किस तरह से युद्ध में अपना करतब दिखाएंगे, इसलिए एक मतलब कृत्रिम युद्ध तय किया जाता है। और कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटीसेप्टिक मिसाइल दागी गई है। और यह किस देश ने दागा है? जापान ने, अमेरिका ने, रूस ने, चीन ने। तो रूस ने, ठीक है, रूस ने यह कार्य किया है। तो देखिए, रूस की नौसेना ने जापान सागर में एक कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटीसेप्टिक मिसाइल दागी है। ये मिसाइल पैसिफिक फ्लीट के मिसाइल जहाज़ों से दागी गई है। लक्ष्य क्या था? 100 किलोमीटर की दूरी पर यह मिसाइल दागा गया था, ठीक है। तो देखिए, यह FATF ने हाल ही में रूस की सदस्यता रद्द कर दी है। तो यह जब काम किया है, रूस ने किया है, यह सुपरसोनिक एंटीसेप्टिक मिसाइल दागा है। तो यह FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वही संस्था है जो लगातार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखी हुई है और ब्लैक सूची में भी करने वाली है, ठीक है। तो यह चलता है, यह न्यूज आप लोगों के कानों तक पहुंचता होगा। तो यह FATF ने क्या किया है? इसकी सदस्यता रद्द कर दिया है रूस की, ठीक है, इसीलिए। प्रश्न संख्या 26 देखिएगा, हाल ही में EPFO ने 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर कितने फीसदी ब्याज दर तय किया है? कर्मचारी भविष्य निधि पर कितना प्रतिशत ब्याज दर EPFO ने तय किया है? 8.09 या 8.04, 8.15? तो 8.15 है, ठीक है। तो देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि जिसे EPFO बोलते हैं,
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपनी बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि पर 2022-23 के लिए 8.15% ब्याज दर तय किया है। मार्च 2022 में ईपीएफओ ने अपने करीब 5 करोड़ अंशधारकों के लिए 2021-22 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को घटाकर 4 दशक के सबसे निचले स्तर पर 8.1 कर दिया था। तो देखिए यह 2021-22 में इसको घटाया गया था ईपीएफ की दर को, और वो कितना किया गया था, 8.1% किया गया था। 8.1% किया गया था। 2020-21 में 8.5% था, ठीक है। और फिर 1977-78 में के बाद सबसे कम ईपीएफ की दर है 8.1%, ठीक है। जब ईपीएफ ब्याज दर 8% थी तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निर्णय लेने वाले, तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में ध्यान रखिएगा, ये तो इसका इतिहास लिखा है, 8.15% हो गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 27 देखिएगा। अगर ईपीएफ के बारे में पूछा जाएगा तो वर्तमान में पूछा जाएगा, वर्तमान कितना दर हुआ। ये सब सारी इतनी कहानी याद करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 27 देखिएगा। हाल ही में इनोसेंट का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो कौन थे? इनोसेंट का 75 वर्ष की, एक कलाकार थे इनोसेंट, इनका 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मलयालम कलाकार थे, ठीक है, अभिनेता थे, ठीक है। इनका निधन हुआ है हाल ही में। तो देखिए व्याख्या। पूर्व सांसद और दिग्गज मलयालम अभिनेता इनोसेंट का रविवार को यहाँ एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 75 साल के थे और 3 साल से अस्पताल में इलाज करा रहे थे। अभिनेता ने 10:30 बजे अंतिम सांस ली। अस्पताल की विज्ञप्ति में कहा गया है ये कोविड से संक्रमित थे। कभी लिखा है कोविड से संक्रमित थे ये, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 देखिएगा। हाल ही में पैन कार्ड, ठीक है, हाल ही में पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा को कब तक बढ़ाया गया है। अब आप जानकर हैरान होंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे उनको पता भी हो जाएगा कि अब पैन कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक करना होगा, ठीक है। और उसकी समय सीमा तय की गई है 30 जून 2023, 31 जुलाई 2023, 30 मई या 1 नवंबर 2023। तो ये 30 जून 2023 तक पैन को क्या करना है, आधार कार्ड से लिंक कर देना है। तो देखिए केंद्र सरकार ने पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि 1 जुलाई 2023 से आधार कार्ड से लिंक नहीं किए गए पैन क्या होंगे, पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। वह पैन कार्ड जो आधार कार्ड से लिंक नहीं है 1 जुलाई से निष्क्रिय मान लिया जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 देखिएगा। हाल ही में पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में 100 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर कौन बने हैं? पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर कौन है जो T20 के इतिहास में 100 विकेट लिए हुए हैं? तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, शाहीन अफरीदी, असद रऊफ, हसन अली और शादाब खान। तो वह हैं शादाब खान। व्याख्या देख लीजिएगा। ऑलराउंडर शादाब खान पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में 100 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए हैं। शारजाह में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे T20 मैच में 3 विकेट लेकर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है, ठीक है। महिला T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की निदा डार दुनिया में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है। तो देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज कौन बनी है, वो पाकिस्तान की हैं। 126 विकेट इन्होंने लिया है। इसका नाम क्या है, निदा, ठीक है, निदा। 126 विकेट इन्होंने लिया है T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज है निदा, जो पाकिस्तान की है। और पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं शाहबाज खान, जिन्होंने 100 विकेट लेकर लिया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 30 देखिएगा। हाल ही में किस राज्य में पथश्री और रास्ताश्री योजना शुरू किया गया है? पथश्री और रास्ताश्री योजना शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल में। व्याख्या देख लीजिए। 28 मार्च को सीएम ममता बनर्जी ने हुगली जिले के सिंगूर में पथश्री और रास्ताश्री योजना की शुरुआत किया है। नई योजना के तहत राज्य के 29,475 गाँव में 12,000 किलोमीटर सड़कों का विकास एवं पुनर्निर्माण होगा, ठीक है। ये सब बातें देख लीजिए। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर थी और राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका पहला दौरा था, ठीक है। मित्रों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप लोगों के लिए, ठीक है मित्रों। धन्यवाद आप लोग को।